अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 है और इसमें हम अकाउंटिंग सिस्टम एंड प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे। रिकॉर्डिंग प्रोसेस कैसे चलता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को लेकर। यहाँ जो कंटेंट है जो हमने कवर करनी है इस लेक्चर में वो है प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग, अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम, एडजस्टिंग क्लोजिंग एंड रिवर्सिंग एंट्रीज। इसको हम यहाँ आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अकाउंट है क्या। अकाउंट का मतलब है कि यहाँ आपने बेसिकली किसी एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में जब रिकॉर्ड करेंगे तो उस रिकॉर्डिंग को आप क्या कहेंगे, एज अकाउंट। तो अकाउंट इज एन इंडिविजुअल अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन स्पेसिफिक एसेट, लायबिलिटी, ऑनर, इक्विटी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। तो बेसिकली अकाउंट्स जो है ये आपकी रिकॉर्डिंग है किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में, ट्रांजैक्शन के बारे में, उसको हम कहते हैं अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ ये आपको बता रहा है कि इसके 3 पार्ट्स भी हो सकते हैं। टाइटल आप देते हैं, एक साइड डेबिट एक साइड क्रेडिट। इसी को आप टी अकाउंट्स और या लेजर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अकाउंट को यहाँ डिफाइन डिफाइन कर रहा था यहाँ। देन जी डबल एंट्री प्रिंसिपल, इसमें वो आपको डिस्कस कर रहा है कि अगर आपके पास क्लासिफाई कर दिया जाए अकाउंट्स को, अकाउंट एसेट है, अकाउंट लायबिलिटी, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, तो इंक्रीज और डिक्रीज से इनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि डुअल एंट्री या डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम हम ऑप्ट करते हैं अकाउंटिंग के अंदर। तो एसेट अगर या एक्सपेंस जितने इंक्रीज होते जाएंगे वो डेबिट होंगे, जितने डिक्रीज होंगे वो क्रेडिट होते जाएंगे। इसी तरह लाइबिलिटीज हैं, कैपिटल है, रेवेन्यूज है, ये जितना डिक्रीज होगा उतना डेबिट होगा, जितना इंक्रीज है उसको हम क्रेडिट करते जाएंगे। तो ये रूल्स आपको याद रखने हैं, ये रूल्स आपने समझने हैं। जब तक आप इनको अच्छे से याद नहीं कर लेंगे आपके लिए अकाउंटिंग साइकिल के अंदर चीजों को रिकॉर्ड करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये बेसिक्स हैं, ये रूल्स हैं, इनको आपने स्टडी करना है। अच्छा जी, यहाँ सबसे पहले यहाँ वो बता रहा है जी डबल एंट्री प्रिंसिपल फॉर दी एसेट। अब एसेट के लिए क्या है जी, हमने पहले बताया एसेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। अब यहाँ ये आपको एक इलस्ट्रेशन देता जाएगा, फिर आपने यहाँ साथ ही जर्नल उसका बनाना है और फिर उसी तरह आपने लेजर्स बनाने हैं। तो बेसिकली अकाउंटिंग साइकिल पे हमारा यहाँ फोकस रहेगा। तो पहली इसकी इलस्ट्रेशन है, जनवरी 1 बॉट इक्विपमेंट पेइंग बाय चेक। आरएम हमारे पास, आरएम का क्या मतलब है, ये मलेशियन करेंसी को डिस्कस कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। तो 1000 मलेशियन करेंसी के अंदर आपने चेक के थ्रू पेमेंट की है और एक इक्विपमेंट खरीदा है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, इक्विपमेंट अकाउंट जो है वो डेबिट, 1000 से बिजनेस में आया और बैंक के थ्रू आपने, चेक के थ्रू आपने पेमेंट की है तो बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह जब हम लेजर बनाएंगे तो लेजर के अंदर 2 अकाउंट्स बनेंगे हमारे, एक इक्विपमेंट अकाउंट, एक हमारा बैंक अकाउंट। तो इक्विपमेंट अकाउंट जो है, अब आपने साथ साथ जर्नल को भी हाईलाइट करना है, देखना है। अब जर्नल के अंदर आपका इक्विपमेंट अकाउंट के अगेंस्ट कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ, बैंक अकाउंट। तो आप जब इक्विपमेंट अकाउंट लेजर के अंदर बनाएंगे तो आपका बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। जर्नल के अंदर क्रेडिट है लेकिन लेजर के अंदर डेबिट हो जाएगा। इसी तरह जब आप लेजर के अंदर बैंक अकाउंट को बनाएंगे तो जर्नल में देखेंगे कि बैंक अकाउंट के अगेंस्ट कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है, वो हमारा अकाउंट हुआ इक्विपमेंट अकाउंट। तो जब आप लेजर के अंदर पुटिंग करेंगे तो यही इक्विपमेंट अकाउंट आपका डेबिट होने की बजाय क्रेडिट हो जाएगा। तो ये थोड़े से टेक्निक्स हैं, मेथड है, प्रोसीजर है, ये आपने स्टडी करने हैं। वन बाय वन ये आपसे डिस्कस करेगा कि लायबिलिटी के अंदर कैसे हमने जर्नल बनाना है और लेजर बनाना है। तो लायबिलिटी वो कह रहे जी आपकी कि जब लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो हम इसको डेबिट करते हैं, इंक्रीज होती है तो हम इसको क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ इन्होंने एक इक्विपमेंट खरीदा है एक कंपनी से 2000 आरएम में, और ये ऑन क्रेडिट का मतलब है ये क्रेडिट परचेजिंग हुई है। तो जब क्रेडिट परचेजिंग होती है तो अकाउंट पेएबल हमारा जनरेट होता है। तो इक्विपमेंट अकाउंट आपका डेबिट हो गया क्योंकि आपने खरीदा है इक्विपमेंट और उधार पे खरीदा है, तो अकाउंट पेएबल या क्रेडिटर अकाउंट या उस कंपनी के नाम से भी अकाउंट आप मेंशन कर सकते हैं, ये आपका जनरेट हुआ। तो जर्नल आपने बना दिया। अब जहाँ लेजर आप बनाएंगे तो लेजर में वही 2 अकाउंट्स बनेंगे और उनके अगेंस्ट कौन से अकाउंट जर्नल के अंदर डेबिट क्रेडिट है, उसी तरह आपने यहाँ डेबिट और क्रेडिट करनी होगी। देन है ऑनर इक्विटी। ऑनर इक्विटी के अंदर भी ये आपको बता रहा है कि जैसे जितना ऑनर इक्विटी इंक्रीज होगी वो क्रेडिट और जितनी डिक्रीज होगी वो डेबिट होती जाएगी। तो यहाँ ऑनर ने बिजनेस स्टार्ट किया, आरएम 10,000 कैश इन बैंक, बैंक के अंदर उसने कैश डाला है और बिजनेस के लिए किया है उसने ये 10,000 की ट्रांजैक्शन। तो बैंक अकाउंट आपका डेबिट और कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट, ये जर्नल एंट्रीज हो जाएंगी और लेजर के अंदर 2 अकाउंट्स आपके अलग अलग फॉर्म होंगे। इसी तरह एक्सपेंसेस हैं, तो एक्सपेंसेस भी जब डिक्रीज होते हैं
तो क्रेडिट इंक्रीज होते हैं तो डेबिट। तो यहाँ इन्होंने सैलरीज दी हैं बाय चेक, तो 300 इन्होंने RM मलेशियन करेंसी में इन्होंने पेमेंट की है। तो सैलरी अकाउंट हमेशा हमारा एक्सपेंस अकाउंट होता है, एक्सपेंस जब होगा तो वो डेफिनेटली आपका डेबिट। और आपने बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू आपने सैलरीज दी हैं तो बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट। इसी तरह आपके लेजर्स बनेंगे। फिर है जी प्रिंसिपल फॉर रेवेन्यूज। तो रेवेन्यूज हमने कहा था जितने इंक्रीज होंगे वो डेबिट, नहीं होंगे वो क्रेडिट होंगे, और जितने डिक्रीज होंगे वो डेबिट होते जाएंगे। तो जितना हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं वो सारा हमारा क्रेडिट होता जाएगा। यहाँ इलस्ट्रेशन उसने दी है, रिसीव कैश फॉर हाउस रेंटल। तो हाउस रेंटल के लिए 450 इसको रिसीव हुआ कैश, इसका वो घर था जिस पर उसने रेंट जो है वो रिसीव किया। तो कैश आपका डेबिट और रेंट रिसीव जो रेवेन्यू है इसका वो क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह लेजर आपने फॉर्म करना है। अब यहाँ ये आपको बता रहा है डबल एंट्री प्रिंसिपल फॉर द स्टॉक। स्टॉक आपका इन्वेंट्री के फॉर्म में भी हो सकता है, गुड्स के फॉर्म में भी हो सकता है, फिनिश गुड्स भी जिसको हम कहते हैं। तो जब ये ट्रांजैक्शन होंगी तो उसका इफेक्ट क्या होगा और डबल एंट्री क्या होगी इसकी। अब ट्रांजैक्शन के अंदर वो कह रहा है परचेज ऑफ गुड्स है, इफेक्ट इसका परचेज एक्सपेंस इंक्रीज होगा। डबल एंट्री के अंदर डेबिट होता जाएगा परचेज अकाउंट। सेल ऑफ गुड है तो सेल रेवेन्यू इंक्रीज, क्रेडिट सेल अकाउंट करना होगा। परचेज रिटर्न है मतलब आपने जो चीजें खरीदी थी वो अब आपने रिटर्न की है ड्यू टू सम डिफेक्ट और अनसेटिस्फैक्टरी मटेरियल। तो इफेक्ट क्या होगा, परचेज एक्सपेंस डिक्रीज हो जाएगा और आपका जो परचेज रिटर्न अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा डबल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, सेल रिटर्न है तो आपने जो सेलिंग की थी अब वो लोगों ने आपको वापस भेजी है सेल आपकी, मतलब कुछ प्रोडक्ट्स आपको रिटर्न हुई हैं, तो सेल रेवेन्यू डिक्रीज हो जाएगा। और जब आप डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू इसको रिकॉर्ड करेंगे तो डेबिट आपको सेल रिटर्न अकाउंट करना होगा। अब इसी से रेलिवेंट वो आपको ट्रांजैक्शंस दे रहे हैं, उसका इफेक्ट बता रहा है डबल एंट्री में कौन सा अकाउंट डेबिट है कौन सा अकाउंट क्रेडिट है, ये डिस्कस कर रहा है। ये अब आपने इसको स्टडी करना है। अब इसी से रेलिवेंट वो आपको यहाँ आगे बताएगा कौन कौन से अकाउंट्स हमारे जनरल में हमने डेबिट क्रेडिट करने हैं और फिर कैसे उनके आगे हमने लेजर्स बनाने हैं। तो ये अब आपने स्टडी करना है और इसी को डिस्कस आप मेरे साथ करेंगे जब हमारा क्लास का जो स्केड्यूल टाइम होगा उसमें अगर कोई क्यूरी होगी तो वो आप मुझसे डिस्कस करेंगे। ठीक है जी क्लास, ये अब सारी चीजें वो आपको बता रहा है डबल एंट्री प्रिंसिपल्स फॉर दी स्टॉक्स के जनरल एंट्रीज कैसे बनेगी और लेजर्स कैसे बनेगी। तो ये आप काइंडली स्टडी कीजिएगा और इसको अपनी नोटबुक्स पे काइंडली मेंशन भी कीजिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट वो आपको बता रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फॉर परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कब आएगी, जब हम या तो कोई चीज खरीद रहे होंगे तो उसको लेके आने तक हमारा कितना खर्चा हुआ ट्रांसपोर्टेशन का, और अगर हम कोई चीज बेच रहे हैं तो भिजवाने के लिए हमें कितने पैसे लगे उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो जी फ्राइट और कैरिज आउटवर्ड और फ्राइट और कैरिज इनवर्ड, ये दो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के उसने कॉस्ट बता दी है कि एक तो कॉस्ट है जिसमें आउटवर्ड होगा। आउटवर्ड में क्या है कि द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट पेड टू सेंड द गुड्स सोल्ड टू द बायर प्रीमिसेस, जिसने चीज खरीदी है उस तक पहुंचाने में जो आपके पैसे आएंगे उस कॉस्ट को हम कहेंगे फ्राइट और कैरिज आउटवर्ड। और डबल एंट्री में कैरिज आउटवर्ड अकाउंट डेबिट और कैश के थ्रू आपने पेमेंट की है या बैंक अकाउंट के थ्रू वो क्रेडिट हो जाएगा। अब अकाउंट टू रिकॉर्ड कैसे करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट आप लिखेंगे क्योंकि आपने बायर तक ये चीजें भिजवानी है, तो आप इस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड परचेज के नाम से इसको ट्रीट करेंगे। इसी तरह फ्राइट और कैरेज इन वर्ड है, तो फ्राइट और कैरेज इन वर्ड में भी ये कि आपने जो चीजें खरीदी हैं अब वो आपके पास जब आएंगी तो डेफिनेटली आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो वो कैसे आपने डिस्कस करना है, डबल एंट्री में कैरेज इन वर्ड अकाउंट में डेबिट और कैश बैंक अकाउंट के थ्रू आप उसको पे कर रहे हो तो वो क्रेडिट हो जाएगा। अब अकाउंट टू रिकॉर्ड में क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आपने इस चीज को एज ए एक्सपेंस ट्रीट करना होगा। अब नेक्स्ट वो आपको बता रहा है ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट बेसिकली क्या है, ये अलाउंसेस हैं जो कि सेलर जो है बायर को देता है ताकि वो बल्क में परचेज कर सके। ठीक है, अब यहाँ इसने एक एग्जांपल आपको दिया है कि एक कंपनी है, उन्होंने खरीदी है क्रेडिट के ऊपर ये चीजें, ठीक है, और 2000 RM उनको पड़े, इसके ऊपर इन्होंने रिसीव किया ट्रेड डिस्काउंट कितना 5%, तो उस हिसाब से 2000 की बजाय इनको परचेसिंग प्राइस कितनी पड़ी 1900। अब इसी को वो उसके जनरल अकाउंट्स बना रहे हैं, जनरल एंट्रीज के अंदर शो कर रहे हैं और फिर उसके आगे लेजर्स बना रहे हैं। ठीक है जी, ये अब आपने यहाँ देखना है। देन है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट भी एक अलाउंस है जो कि सेलर देता है बायर को ताकि वो पेमेंट जल्दी दे सके। ठीक है, अब कैश अकाउंट के अंदर क्या है कि नॉर्मली अगर कस्टमर जो है वो उधार पे चीजें खरीदते हैं तो यहाँ फिर कैश डिस्काउंट आपको दिया जाता है। तो दो तरह का कैश डिस्काउंट है, एक डिस्काउंट अलाउड
और एक डिस्काउंट रिसीव्ड। अलाउड है तो फिर क्या, डिस्काउंट गिवन टू डेटर एक्स, जब डिस्काउंट आपको दिया जाएगा डेटर को, ठीक है, तो वो एज ए एक्सपेंस ट्रीट होगा। और डिस्काउंट रिसीव अगर आप करेंगे, आपको जब मिल रहा होगा क्रेडिटर की तरफ से, तो वो आपका क्या बन जाएगा, रेवेन्यू बन जाएगा। अब उसी से रेलिवेंट वो आपको बता रहा है कि किस अकाउंट को आपने डेबिट करना है जब डिस्काउंट रिसीव की बात होगी, और किस अकाउंट को आपने क्रेडिट करना है जब डिस्काउंट अलाउड की बात होगी। तो ये अब आपने देखना है जर्नल एंट्री 1, जर्नल एंट्री 2, ये कैसे डिस्कस करेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ एग्जाम्पल दे रही है, इस एग्जाम्पल से ज्यादा चीजें एक्सप्लेन हो जाएंगी और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि यहाँ वो बता रहा है कि पेड सप्लायर एक जेनी ट्रेडिंग RM 1900 बाय चेक आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट 2%। ठीक है, 2% जो है वो डिडक्ट करने के बाद जो पेमेंट दी गई है। तो क्रेडिटर अकाउंट जो था वो था 38 से डेबिट आपने किया, और डिस्काउंट जो रिसीव हुआ वो 38 से आपने क्रेडिट किया। अब ओरिजिनल जो एंट्रीज आएंगी जेनी अकाउंट के अंदर वो कितनी है जी, 18,1862, और ये आपकी अमाउंट जो है ये आपकी क्रेडिट डेबिट हुई, और बैंक अकाउंट के थ्रू आपने, क्योंकि चेक के थ्रू ये डिस्काउंट रिसीव किया, तो वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउड में भी इसी तरह का मैकेनिज्म वो आपको बता रहा है कि डिस्काउंट अलाउड अगर आप करेंगे तो फिर क्या होगा कि अहमद जो डेटर था उसने पे किया है 3000 बाय चेक आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट ऑफ 2%। तो बेसिकली ये डिस्काउंट्स रिसीव और अलाउ करना क्यों हो रहा है, ताकि हम जो बायर है उसको इनकरेज कर सकें कि वो पेमेंट जो है वो जल्दी से जल्दी हमें दे, ताकि बैड डेट्स जो है वो हमारे कम से कम हों। उसके बाद इन्हीं को उसने आगे मजीद क्या किया जी, इन्हीं चीजों को उसने आगे उनके लेजर्स अकाउंट्स बनाए, और क्लियरली आपको एक ट्रू पिक्चर आपको डिपेक्ट करके दे रहा है कि क्रेडिटर जो था वो जेनी ट्रेडिंग थी, ठीक है, डिस्काउंट रिसीव कितना हुआ, बैंक के थ्रू कितना हुआ, ठीक है, परचेजेस टोटल कितनी थी। अब यहाँ से आपको क्लियर पिक्चर एक पता चल जाएगी कि जर्नल एंट्रीज और टी अकाउंट्स में बेसिकली हो क्या रहा था। ठीक है, डिस्काउंट जब रिसीव हुआ तब हमने क्या किया, ठीक है, डिस्काउंट रिसीव में भी हमारे दो अकाउंट अलग, एक डिस्काउंट रिसीव में एक अकाउंट बना और दूसरा अकाउंट हमारा बैंक अकाउंट में बना। तो बैंक अकाउंट और डिस्काउंट रिसीव अकाउंट के अगेंस्ट हमारे जो अकाउंट्स थे वो हमारे डेबिट और क्रेडिट हो रहे होंगे, वही मैकेनिज्म जो हमने पहले आपको स्टार्ट की स्लाइड्स में बताया। ठीक है जी, उसके बाद है अक्रूवल अकाउंटिंग। अक्रूवल अकाउंटिंग बेसिकली क्या है जी, अक्रूवल अकाउंटिंग जो है ये वहाँ यूज होती है जहाँ बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, ठीक है, और ज्यादातर जो ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं वो ऑन क्रेडिट जी या ऑन अकाउंट हो रही होती हैं, उधार पे चल रही होती हैं। तो रेवेन्यू और एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया जाता है उस वक्त जब वो इनकर्ड होती हैं। कैश बेसिस एक हमारा मेथड है अकाउंटिंग का, सिस्टम कह लें आप, और दूसरा अक्रूवल बेसिस है। कैश बेसिस वहाँ यूज होंगे जहाँ छोटे छोटे बिजनेसेस हैं जो कि टोटली डिपेंड करते हैं कैश की मूवमेंट के ऊपर, और अक्रूवल बेसिस वहाँ यूज हो रहा होगा जहाँ हमारे बेसिकली बड़े बड़े बिजनेसेस हैं और ज्यादातर उधार पे चीजें सेल आउट हो रही हैं। अच्छा जी, अब यहाँ ये आपको बता रहे हैं कि अक्रूवल मेथड जो है वो बेसिकली है तो कम्प्लेक्स, मुश्किल भी है, हार्डर टू इम्प्लीमेंट भी है, हार्डर टू मेंटेन भी है एज कम्पेयर टू कैश मेथड ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन इससे आपको एक्यूरेट पिक्चर पता चल जाती है कंपनी के परफॉर्मेंस की, कि कितना रेवेन्यू हो रहा है, कितना एक्सपेंस हो रहा है। रेवेन्यूज को आप एक्सपेंस के साथ एसोसिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर्टिकुलरली ज्यादातर एनालिस्ट सजेस्ट करते हैं कि आप अक्रूवल मेथड जो है वो यूज करें एज कम्पेयर टू कैश बेसिस। तो अक्रूवल मेथड को मजीद वो डिफाइन कर रहा है कि ज्यादातर कंपनीज यही मेथड यूज करती हैं, और बेसिकली ये जो मेथड है इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ों को, जो प्रिंसिपल्स हमने पहले पढ़े हुए हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट्स, उनका जो ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन है वो अक्रूवल अकाउंटिंग बेसिस के अंदर आपको देखने में मिलेगी। ओके जी क्लास, उसके बाद कैश अकाउंटिंग बेसिस है। इसमें वो आपको बता रहा है कि वो पर्टिकुलरली कैश का इन कैश आउट जितना बिजनेस में आ रहा है जा रहा है उसी के ऊपर ये बेस करेगा। और कैश अकाउंटिंग जो है ये बेसिकली आइडियल है फॉर दी सोल प्रोप्राइटर और अदर बिजनेसेस विद नो इन्वेंट्री। और टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैश बेसिस बेनिफिशियल है एज कम्पेयर टू अक्रूवल अकाउंटिंग। अच्छा जी, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी उसने दिए हैं यहाँ अक्रूवल के और कैश के, तो ये आप थोड़े से स्टडी कर लेंगे। इसके अलावा आप खुद से भी लिख सकते हैं, स्टडी कीजिएगा बुक से, इन टॉपिक्स को आप देखिएगा, सर्च आउट कीजिएगा, तो आपको मजीद इनके बारे में इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। अच्छा जी, फिर है बेसिक टर्मिनोलॉजीज। तो बेसिक टर्मिनोलॉजीज में ये कुछ चीजें हैं जिसमें जैसे कि इवेंट है, ट्रांजैक्शन है, अकाउंट है, की डेफिनेशन अगर प्रॉपर आपसे पूछी जाए तो ये आप यहाँ से आपको हेल्प आउट हो जाएगी, और आप इन चीजों को एज अ ऑब्जेक्टिव के तौर पर भी आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं।
ओके, उसके बाद है जी रियल अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट क्या है। तो रियल अकाउंट बेसिकली आपके एसेट अकाउंट है, ठीक है, फिक्स एसेट अकाउंट्स जो हैं वो आपके हैं। नॉमिनल अकाउंट आपके रेवेन्यू और एक्सपेंस को डिफाइन करेगा। इसी तरह हमारे पास ट्रायल बैलेंस है। अब बेसिकली यहाँ क्लास जब हम अकाउंटिंग साइकिल की बात करते हैं तो सबसे पहले हम जर्नल फॉर्म करते हैं, फिर हम लेजर फॉर्म करते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस आता है। तो ट्रायल बैलेंस में हमने बेसिकली अरिथमेटिक एक्यूरेसी चेक करनी होती है कि आपका जो जितनी भी ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड किए हैं उनको आपने सही से रिकॉर्ड किया है या नहीं किया। फिर हम एडजस्टिंग एंट्रीज की बात करते हैं। एडजस्टिंग एंट्रीज जहाँ कहीं आपको जरूरत पड़ती है कि जी इन अकाउंट्स को एडजस्ट होना था, ये ट्रांजैक्शन बाद में अकर हुई हैं, उनको आप एडजस्टिंग एंट्रीज कहेंगे। उसके बाद है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वही तमाम आपकी अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन जो है वो समराइज वे में आप जब रिपोर्ट इन दी रिपोर्ट फॉर्म जब आप प्रेजेंट करेंगे तो उसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, उसके बाद है जी यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी है, ये चारों हमने पहले भी डिस्कस किए। बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, फिर क्लोजिंग एंट्रीज की बात करेंगे। हर अकाउंट को आपने क्लोज करना है, इक्वल टू जीरो करना होगा। ओके जी, उसके बाद अकाउंटिंग साइकिल, ये पहले डिस्कस हो गया। आइडेंटिफाई करेंगे ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल होनी चाहिए, उसके बाद फिर आप जर्नल बनाएंगे, फिर लेजर बनाएंगे, फिर आप ट्रायल बैलेंस की तरफ जाएंगे, और अगर कोई आपके पास एडजस्टिंग एंट्री है तो फिर आप उसको डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली यहाँ एडजस्टिंग एंट्रीज के अंदर उसमें दो टाइप्स बताई, डेफरल्स एंड एक्रूअल्स। डेफरल्स का भाई कैश आपने पे कर दिया है लेकिन एक्सपेंस अभी तक नहीं हुआ। अक्रूवल्स क्या है कि एक्सपेंस हो चुका है लेकिन कैश अभी आपने पे नहीं किया। तो इन दो एंट्रीज को आपने एज ए एग्जिस्टिंग एंट्रीज जो है वो रिकॉर्ड करना होगा। अब यहाँ आपको वन बाय वन आगे बताता जाएगा कि जब एडजस्टिंग एंट्रीज हो जाती हैं तो फिर हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और फिर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं। तो वर्कशीट के अंदर ये सारी चीजें एडजस्टिंग ट्रायल बैलेंस जो है वो फॉर्म किया जाता है और फिर आगे चीज़ों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फॉर्म करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला वर्कशीट के जो टॉपिक होगा उसके अंदर हम इन सारी चीज़ों को आपको बताना सिखाना बताएंगे। ओके जी, उसके बाद है जी हमारे पास कि अगर इन्हीं एडजस्टिंग एंट्रीज को एज एक्सपेंस और रेवेन्यूज की तरह हमने ट्रीट करना हो तो कैसे हम करेंगे। तो डेफरल ऑफ एन एक्सपेंस है, ऑफ अ रेवेन्यू है, एक्रूअल ऑफ एन एक्सपेंस है और रेवेन्यू है। अब ये वन बाय वन इलस्ट्रेशंस आपको देता जाएगा, ठीक है, और आपको साथ बताएगा कि इन एंट्रीज को आपने कैसे रिकॉर्ड करना है। तो एडजस्टिंग एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए इलस्ट्रेशन है, तो ये अब आपकी होम असाइनमेंट है, इसको आप बैठ के पढ़ेंगे, ठीक है, और अपनी नोटबुक्स पे इसको आप खुद से लिखेंगे ताकि आपको पता चले कि कैसे किस तरह हमने अकाउंट्स को फॉर्म करना है। ठीक है जी, तो सबसे पहले यहाँ ये डेफरल्स के बारे में बताएगा, एक्सपेंस बताएगा और फिर रेवेन्यूज बताएगा आपको। डेफरल ऑफ रेवेन्यू, ये आपके सामने हेडिंग लगी हुई है, इसमें इलस्ट्रेशन देके और फिर उसकी एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहा है। इसी तरह अक्रूवल्स की जब बात आएगी तो अक्रूवल्स के अंदर अक्रूवल ऑफ रेवेन्यू को डिस्कस करेगा, उसकी इलस्ट्रेशन है, और इसी तरह अक्रूवल ऑफ एन एक्सपेंस है, उसकी इलस्ट्रेशन और उसकी डिस्कशन उसने यहाँ की है। तो बेसिकली जो हाईलाइटेड जो कलर्ड पोर्शन है ये आपने फॉर्म करना है, ये आपने लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऊपर दिया जाएगा इलस्ट्रेशन की फॉर्म में और नीचे आपने उसका आंसर देना होगा इस तरह जर्नल एंट्रीज को फॉर्म करके। ओके जी, उसके बाद है हमारे पास क्लोजिंग एंट्रीज। तो क्लोजिंग एंट्रीज के अंदर यहाँ वो आपको बताएगा कि जब आपके अकाउंट सारे क्लोज हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग बात वो ये आ जाएगी कि जब हम इन्वेंट्री सिस्टम की बात करेंगे या स्टॉक्स की बात करेंगे तो फिर हमारे पास दो सिस्टम्स आ जाते हैं, एक पीरियोडिक सिस्टम होता है और एक परपेचुअल सिस्टम होता है। तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर आप क्या करते हैं, पीरियोडिक के अंदर आप इन्वेंट्री को रिकॉर्ड तो करते हैं लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद करते हैं। और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में आप क्या करते हैं, जैसे जैसे चीजें आपकी आ रही हैं, जैसे जैसे सेल आउट हो रही हैं, उनको साथ साथ ही आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो जब आप सीजीएस को कैलकुलेट करेंगे अंडर पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम तो फिर आपको एंडिंग इन्वेंट्री स्टैब्लिश करनी होगी कि एट द एंड ऑफ द ईयर या मंथ आपके पास इन्वेंट्री कितनी आई, जिसको हम गुड्स भी कहते हैं, फिनिश गुड्स, और स्टार्ट में जो बिगनिंग इन्वेंट्री थी वो कितनी थी, ठीक, और परचेजेस जो है वो कितनी हुई, ये सारी चीजें आपने देखनी होंगी जब आप क्लोजिंग एंट्रीज की बात करेंगे। इसी तरह उसने कहा कि जी नॉमिनल अकाउंट्स के बैलेंस को अगर आपने रिड्यूस करना हो या इक्वल टू जीरो करना हो तो किन अकाउंट्स को आपने डेबिट करना है और क्रेडिट करना है। तो यहाँ उसने लिखा कि रेवेन्यू अकाउंट आपके डेबिट होंगे जितने भी हैं और क्रेडिट आपकी इनकम समरी से होंगे। तो इनकम समरी अकाउंट जो है ये आपको बता रहा होगा कि इन अकाउंट्स को आप क्लोज कर रहे हैं विद द इनकम समरी अकाउंट्स।
तो क्रेडिट एक्सपेंस अकाउंट करना होगा आपको, डेबिट आपको फिर उसी तरह इनकम समरी अकाउंट को करना होगा। और अगर आपने खुद से इसको इनकम समरी को ही क्लोज करना है तो फिर आपको रिटेन अर्निंग अकाउंट के थ्रू इसको क्या करना पड़ेगा जी, क्लोज करना पड़ेगा। ओके जी क्लास, यहाँ तक क्या हमारा ये लेक्चर्स थे, ये कंप्लीट हो गया। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो होगा लेक्चर वो इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट उसमें हम डिस्कस करेंगे उसके टॉपिक्स के बारे में भी। तो ये काइंडली आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, स्लाइड्स को अच्छे से देखिएगा, जहाँ कोई प्रॉब्लम हो वो आपको मैंने कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया होगा और क्लास टाइमिंग में आप मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी आपसे। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।